हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जैद हसन एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फैंस इन ग्रीन पॉडकास्ट। पाकिस्तान फाइनली तैयार है अपना पहला मैच खेलने के लिए ऑफ द T20 वर्ल्ड कप अगेंस्ट यूएसए, और उसका प्रीव्यू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक्सप्रेस ट्रिब्यून के स्पोर्ट्स एडिटर रिशाद महमूद और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमज़ा खान। कैसे हैं आप लोग? जी अल्लाह का शुक्र है। आप बताइए क्या हाल है? मैं थोड़ा सा डरा हुआ हूँ और वैसे तो हम यूएसए से काफ़ी वैसे ही डरते हैं, लेकिन अब लग रहा है कि क्रिकेट में भी डरना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने अभी बांग्लादेश को रिसेंटली हराया है सर, और अभी जो फर्स्ट मैच खेला कनाडा के अगेंस्ट वो बहुत ज़बरदस्त खेला। तो क्या लगता है कि मेरा डरना वाजिब है या फिर क्या? देखिए, उसमें एक यूएसए की अपनी स्ट्रेंथ अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान की जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है उससे भी डरना ज़ाहिर है बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि किसी दिन जिम्बाब्वे से हार जाते हैं, किसी दिन ऑस्ट्रेलिया को हरा देते हैं। तो पाकिस्तान इतनी अनप्रेडिक्टेबल टीम है। उसके अलावा ये भी है कि पाकिस्तान का जो फॉर्म चल रहा है इस साल स्पेशली, तो वो भी कोई इतना आउटस्टैंडिंग नहीं है। न्यूजीलैंड की सी टीम से जिस तरह से बड़ी मुश्किल से वो जीत सके, आयरलैंड से पहला मैच हार गए, तो एक बड़ी अनप्रेडिक्टेबल साइड है। लेकिन दैट आल्सो गोज़ इन फेवर के अचानक वो उस दिन क्या कर सकते हैं यूएसए की टीम को, जिसको अचानक बड़ा रेट किया जा रहा है। वो चैलेंज कर रहे हैं, वार्न कर रहे हैं दूसरी टीमों को, लेकिन अगर उनके खिलाफ कोई बड़ी थंपिंग विक्ट्री पाकिस्तान हासिल करता है तो मेरा ख्याल इट बी अ ग्रेट बूस्ट फॉर पाकिस्तान। अच्छा हमजा, अगर हम लोग अमेरिका की टीम देखें तो उनके जो कैप्टन है मोनंग पटेल, वो गुजरात से खेले हुए हैं। फिर उनके जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है हरमीत सिंह, उन्होंने काफ़ी अच्छा खेला था, तो वो इंडिया अंडर 19 से खेले हुए हैं। फिर उनके पास काफ़ी एक कोरी एंडरसन भी हैं, जी जी, कोरी एंडरसन भी हैं। इन सब प्लेयर से कोरी एंडरसन है जो न्यूजीलैंड से खेले हुए हैं, तो इन सब का कितना प्रेशर हो सकता है पाकिस्तान पे कि भाई पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स भी हैं उसमें? एज सच प्रेशर होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो इतनी एक्सपीरियंस नहीं है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान की साइड। काफ़ी कॉम्पैक्ट साइड है पाकिस्तान की सिंस द रिटर्न ऑफ इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर के बाद। तो इतना ख़ास कोई प्रेशर होना नहीं चाहिए। पाकिस्तान को इजीली विन कर लेना चाहिए, बट स्टिल सर ने जैसे कहा अभी कि पाकिस्तान को कोई प्रैक्टिस ख़ास नहीं मिली हुई, इतना अच्छा मोमेंटम नहीं है, कम्बिनेशन के काफ़ी इश्यूज़ आ रहे हैं, फॉर्म का इशू है, तो एक अनप्रडिक्टेबिलिटी एलिमेंट है। पाकिस्तान नोन फॉर कि एक सरप्राइज़ टीम से हार जाते हैं। लास्ट टाइम जिम्बाब्वे से हार गए थे एंड देन वी वेंट ऑन टू प्ले द फाइनल। तो इस बार देखते हैं क्या होता है। यूएस काफ़ी अच्छी साइड है, अच्छा उन्होंने स्टार्ट लिया है, बट स्टिल एक अनप्रेडिक्टेबल गेम कहूँगा मैं इसको अभी स्टिल। अच्छा, आपने अनप्रेडिक्टेबली की बात की। अगर हम लोग देखें पाकिस्तान को नॉर्मली अभी रिसेंट पास में, तो हमारे साथ एक मसला आ रहा है सर कि हम लोग बैटिंग जब फर्स्ट कर रहे होते हैं तो टारगेट सेट करने में हमें प्रॉब्लम होती है। अब जब आयरलैंड के हम सीरीज़ देखें, जो दोनों मैचेस हमने जीते वो चेस करते हुए जीते, बट जब हम लोग बैट फर्स्ट कर लेते तो हमारे पास टारगेट अच्छा सेट नहीं हुआ। इंग्लैंड के साथ भी यही हुआ, टारगेट सही सेट नहीं कर पाए और उन्होंने फ़ौरन चेज कर दिया। तो ये एक मसला आ रहा है। तो अगर यूएसए के ख़िलाफ़ हमारी पहले बैटिंग आ जाती है तो एक टारगेट सेट करने में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि यूएसए ने अभी चेज़ भी कनाडा के अगेंस्ट काफ़ी अच्छा किया है। तो ये एक प्रॉब्लम हो रही है हम लोग को, आपको लगता है? हाँ, डेफिनेटली पाकिस्तानीज़ कोई बहुत अच्छे चेजर्स तो नहीं कहलाते हमेशा से, लेकिन ये कि मैं समझता हूँ कि उसमें यूनाइटेड स्टेट्स की जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है उसमें ये कि बॉलिंग उनकी कोई बहुत आउटस्टैंडिंगली स्ट्रॉन्ग नहीं है। बैटिंग में उनके लोग हैं, स्टीव टेलर हैं या आरन जोन्स जिन्होंने बैटिंग की, और एक और है, तो वो उस तरह के प्लेयर्स हैं जो छक्के चौके मारते हैं, लेकिन ये कि अदरवाइज़ बॉलिंग में उनकी उस तरह की डेप्थ नहीं है जिस तरह की आपको पता है कि कनाडा ने भी 194 का टोटल किया। तो आई थिंक पाकिस्तान कैन सेट देम अ रियली फॉर्मिडेबल टारगेट, और बहुत उसका एडवांटेज भी पाकिस्तान को मिल सकता है। लेकिन एक फैक्टर ज़रूर जो आ रहा है, जो अभी रिसेंटली डिस्कस भी हो रहा है 2-3 दिन से, वो है ड्रॉप इन पिचेस का, कि वो पिचेस कैसे बिहेव करती हैं, वो बड़ा ज़रूरी है। और उसमें ज़ाहिर है कोई भी पहले नहीं खेला हुआ, ये पिचेस ऐसे हैं, फ्लोरिडा से आए हैं और किसने बनाए हैं, क्या हुआ है, लेकिन उसमें उसकी जो नेचर है वो उसका किसी को पता नहीं। तो आई थिंक वो इक्वली सेम होगा दोनों टीम्स के लिए, लेकिन वो क्या असर डालता है बैट्समैन पे, ये तो देखना होगा। अच्छा हमजा, आपने अभी इमाद वसीम की बात की कि वो वापस आए हैं, अब वो फर्स्ट मैच से रूल आउट हो गए हैं। अब पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है कि हम लोग स्पिनिंग डिपार्टमेंट में थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, शादाब खान काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, और हमारे पास हैं सिर्फ इमाद वसीम। आज बाबर आजम ने बोला कि मुझे शादाब खान पे उनसे ज़्यादा यकीन है जितना शादाब खान को भी उन पे यकीन नहीं है। तो आपको लगता है कि ये यकीन काम आएगा या फिर अबरार अहमद को ले आना चाहिए? क्योंकि अबरार अहमद पे तो यकीन दिखा ही नहीं रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप 2023 में भी नहीं दिखाया, उसामा मीर से करवाते अगर आप इस साल शादाब की फॉर्म देखें ना, बैटिंग में वो चल पा रहे हैं, 66 ऑड रन उसने स्कोर किए कोई 8-10 मैचेस में। इसी तरह बॉलिंग में भी सिर्फ 3 विकेट हैं उनकी साल की।
तो काफ़ी ये कंसर्निंग है फॉर बाबर आजम। स्टिल वो काफ़ी उनको बैक करते हैं, लास्ट वर्ल्ड कप में भी उन्होंने उनको काफ़ी बैक किया था, बट आई थिंक इट्स टाइम कि अबरार अहमद को टेस्ट कर लेना चाहिए। टेस्ट करना चाहिए, लेकिन फिर शादाब को खिलाएंगे आप फिर उनके साथ? मैं अभी नहीं खिलाऊंगा। मैं अगर पर्सनली मैं अगर वहाँ पे वो टीम मैनेजमेंट के साथ हूँ तो मैं उनको वेस्ट इंडीज़ में ज़्यादा उनको सूट करेगी, वो शादाब खान को बहुत सूट करेगी उनको विकेट्स। और फिर मैं ये भी समझता हूँ कि जिस तरह के जो और स्पिनर्स पाकिस्तान में हैं, स्पिनिंग ऑलराउंडर्स हैं, उनको फुल यूटिलाइज नहीं किया जाता है। इफ्तिखार की बॉलिंग जो है उस तरह की नहीं कर सकते, मतलब ये कि वो कि शादाब को इंडिस्पेंसिबल समझ रहा है पाकिस्तान, लेकिन बिल्कुल इंडिस्पेंसिबल नहीं है वो। मेरे ख्याल है ऑप्शंस हैं पाकिस्तान के पास। इमाद ज़ख्मी हो गया, दैट्स अनफॉर्चुनेट, लेकिन आई थिंक ऑप्शंस हैं, तो वो शादाब पे एक अननेसेसरी इतना बैंक करना, स्पेशली अगर पूरा फॉर्म चल रहा है। आई वुड गो फॉर द एलिमेंट ऑफ द सरप्राइज विद 4 फास्ट बॉलर्स। मैं उधर लास्ट टाइम भी अगर आप वो मैच देखें, प्रैक्टिस मैचेस में भी वो स्पिनर्स टर्न नहीं हो रहा था, काफ़ी मुश्किल हो रही थी उनको बॉल करने पे एज़ कम्पेयर टू साउथ अफ्रीका और उनका श्रीलंका का आप मैच देखें, फास्ट बॉलर्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। नोकिया की आप बॉलिंग परफॉर्मेंस देखें, 7 रन दे के 4 विकेटें लिए हैं, तो पेस अनइवन बाउंस, वो काफ़ी एलिमेंट ऑफ सरप्राइज होकर पाकिस्तान की जो 4 प्रीमियम फास्ट बॉलर्स हैं ये काफ़ी ट्रबल कर सकते हैं किसी भी बॉलिंग लाइन के बैटिंग लाइन। और एसोसिएटेड नेशंस का हमने देखा भी है कि वो नॉर्मली पेसर्स अराउंड 130 की पेस के खेल रहे होते हैं, जब 150 के आते हैं, जैसे लाइक फॉर एग्जांपल हारिस रऊफ, हाँ एग्जैक्टली हारिस रऊफ आ जाए, ऐसा पेसर आ जाए तो थोड़ा स्ट्रगल करके। नेदरलैंड हमने 2022 के वर्ल्ड कप में भी देखा था, हारिस रऊफ ने नेदरलैंड्स को कैसी बॉलिंग की थी, एक तो उनके प्लेयर्स को इंजर्ड भी कर दिया था काफ़ी, आई थिंक आँख पे। तो ये एक फैक्टर हो सकता है जो हमें वर्क कर सकता है, क्यों नहीं सर? हाँ ये भी हो सकता है, सही कह रहे हैं बिल्कुल। ये भी मैं आई थिंक अपने फैंस और लिसनर्स के लिए बताना चाहता हूँ कि लोगों के इंप्रेशन ये है, बाज़ लोगों से बात हुई है, वो ये कहते हैं कि यार यूएसए तो बिल्कुल एक नई टीम है, क्रिकेट अभी उन्होंने खेलना शुरू किया है, उनको तो पाकिस्तान, इंडिया, इन टीमों को बड़ी ज़बरदस्त तरीके से जीतना चाहिए मैचेस इनके खिलाफ। लेकिन देखिए इनके लिए थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ, 18th सेंचुरी से क्रिकेट हो रही है यूएसए में, ये क्रिकेट उनके लिए नई नहीं है, और वो एडेप्टेबिलिटी उनकी बड़ी क्विक है। जिस तरह के सॉकर वर्ल्ड कप में जब पहली दफ़ा यूएसए की टीम ने हिस्सा लिया, तो वो इतनी जल्दी उन्होंने फुटबॉल को अडॉप्ट किया कि वो टॉप टीम्स में आ गए, कम से कम ये कि उस रीजन की। तो आई थिंक ये वर्ल्ड कप उनके लिए पहला ज़रूर है, लेकिन ये कि उससे पहले अमेरिका में क्रिकेट बहुत होती रही है, बहुत लीग होती रही है। जो आप एक्सपेट्रिएट्स को देख रहे हैं, बड़े ज़बरदस्त बैटिंग करते रहे, बड़ा जिसे कहते हैं फ्री हैंड के साथ, और बड़े लंबे लंबे छक्के मारते हैं। तो मतलब ये कि ये भी एक जो एक नोशन है कि एक बिल्कुल नई टीम है, जो एक शायद कोई नॉविसेस है नहीं, काफ़ी अरसे से क्रिकेट खेल रहे हैं यूएसए, तो दे कैन बी ए हैंडफुल। रिसेंटली द लास्ट 2-3 साल थे वो जो मेजर क्रिकेट लीग हो रही है उसकी वजह से काफ़ी रिवाइव हुई है इधर क्रिकेट। एग्जैक्टली और जो आपने बात की उनके लोकल प्लेयर जो एरन जोन्स हैं, वो न्यूयॉर्क ब्रॉन एंड ब्रेड हैं, तो ऑब्वियसली वो भी एक ऐसे प्लेयर हैं जो वहीं के सिस्टम का हिस्सा है, और वहाँ से आके उन्होंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। सर अब हम लोग पाकिस्तान की साइड की तरफ थोड़ा आएँ, थोड़ा बैटिंग की तरफ आते हैं। अब ओपनिंग अगर हम लोग देखें तो अभी बाबर रिजवान वापस आ गए हैं, उन्होंने साइम अयूब को ट्राई किया, लेकिन अब लग रहा है कि बाबर रिजवान शायद वापस आ जाएंगे। तो आपको लगता है कि यही दो सही जोड़ी है, या फिर साइम को आना चाहिए, क्योंकि आज़म खान की खास परफॉर्मेंस नीचे नहीं आ रही, तो आपके ख्याल से क्या ओपनिंग कॉम्बिनेशन होना चाहिए? जी हाँ, देखिए इसमें ये बिल्कुल बात है कि जब अभी एक साथ दोनों आ गए थे तो बहुत अच्छी बैटिंग की दोनों ने, रिजवान और बाबर ने वंस अगेन, और फिर वो काफ़ी क्रिटिक्स का जो ख्याल था कि वह स्ट्राइक रेट उनका कम है, लेकिन ये सारी चीज़ें सेकेंडरी हो जाती हैं जब एक अच्छी पार्टनरशिप हो जाती है। लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं समझता हूँ कि एक अच्छा सजेशन किसी की तरफ से आया था कि अगर मोहम्मद रिजवान और उस्मान खान को भी खिला दें, बिकॉज द थिंग इज़ के देखिए साइम अयूब को मैं समझता हूँ कर्स्टन को बड़ा काम करना पड़ेगा। साइम अयूब का जो मैं देखता रहा हूँ वो ये कि बाउंड्री वो क्रॉस नहीं कर पाते। अच्छी इंटरनेशनल मैचेस जब वो खेल रहे हैं तो मुश्किल से वो 1 या 2 छक्के लगा सकें। जो शॉट मारते हैं वो अक्सर बाउंड्री पे कैच हो जाते हैं। तो उनको एक स्ट्रेंथ, उनको एक आइडिया होना चाहिए इंटरनेशनल क्रिकेट का कि फील्डर्स कहाँ खड़े हुए हैं, किस तरह वो एक अपनी पोजीशन से दूसरी पोजीशन में पहुँच जाएंगे, उनको आउट कर देंगे। तो ये एक मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा डिसएडवांटेज साइम के लिए है कि अभी इंटरनेशनल क्रिकेट में एक्सपोजर है, लेकिन नया तो बहुत ज़्यादा प्रेशर भी होगा उन पर। सेम फॉर आज़म। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कोई हर्ज नहीं है अगर कल बाबर और रिजवान ही कर लें, लेकिन अगर खुदा न खासा वो नहीं कर पाते तो नो हार्म इन ट्राइंग उस्मान, आई थिंक। जी हाँ, और जैसे सर ने बोला उस्मान खान और मोहम्मद रिजवान ओपन कर चुके हैं मुल्तान सुल्तान्स के लिए भी, तो एक काफ़ी अच्छा बॉन्ड भी बना हुआ है उनका ऑलरेडी। अच्छा चलिए, उस्मान खान की हमने बात की, वो तो आप खेलेंगे क्योंकि उन्होंने लास्ट मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। हम आते हैं आज़म खान की बात करते हैं। उन्होंने
2 कैचेस छोड़े थे लास्ट मैच में, और फिर बैटिंग भी उनसे अच्छी नहीं हो रही। तो आपके ख्याल से आज़म खान को हमें खिलाना चाहिए अभी यूएसए के अगेंस्ट? यूएसए के अगेंस्ट आप चांस ले सकते हैं। अगर यही गेम अगर किसी बड़ी टीम के साथ होता है जैसे साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड या इंडिया, आई वोंट, तो फिर यूएसए के अगेंस्ट वो परफॉर्म कर लें और फिर नेक्स्ट मैच आपका इंडिया के खिलाफ है, तो फिर तो वो आपको प्रॉब्लम कर देगा, क्योंकि फिर बुमराह आएंगे सामने से, वो 140-150 पे कराएंगे, आज़म खान को हिला नहीं जाएगा। फिर हो सकता है बाबर वही रिमार्क ना बोल दें, गेंडा वेंडा उनको कुछ ना बोल दें। सही बात। तो फिर क्या कहना नहीं चाहिए था वैसे बाबर को, ये ज़्यादती है, कुछ ज़्यादा ही कह दिया उनको लगता है। हाँ, तो देखिए इसमें मैं एक बात कहूँगा कि थोड़ा सा आज़म के फेवर में, आज़म की क्रिकेट को मैंने काफ़ी फॉलो किया है। मैं एक दो दफ़ा मोइन खान अकेडमी में भी गया, मैंने उनको देखा, तो ही वर्क्स रियली हार्ड एट हिज फिटनेस। वो ओबेसिटी के शिकार हैं, यानी वो ये नहीं कि ही इज़ सॉलिड फैट है, वो ओबेसिटी का शिकार हैं, जिसको बहुत से दुनिया में आपको पता है मेजर प्रॉब्लम के तौर पे मुसलसल उनको मैंने देखा कि स्टेयर्स से उतरना चढ़ना इतनी ज़्यादा, और फिर कई राउंड्स देना। इज़ अ वेरी फिट पर्सन, ही वर्क्स ऑन क्रिकेट, एंड वो जेन्युइनली ज़ाहिर है कि बिल्कुल परेशान थे। एक आधा मेरी बात हुई थी, वो कह रहे थे कि मुझे आई फील के 1-2 इनिंग चाहिए जिसमें मैं अगर क्लिक कर जाऊं तो मैं बिल्कुल उसके बाद वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो एक डिसएडवांटेज मैं ज़रूर कहूँगा कि इस तरह के अब लोग कह रहे हैं कि उनको रिजवान से कीपिंग करानी चाहिए, लेकिन आज़म का ये मसला ज़रूर है कि आउटफील्ड के फील्डर नहीं है वो, कहाँ उनको खड़ा करेंगे, या तो उनको क्लोज पॉइंट या गली वगैरह में खड़ा करें तो वो अलग बात है। लेकिन आई थिंक कि मैं भी ये समझता हूँ कि आज़म इस तरह का प्लेयर है। एक इंग्लैंड का एक प्लेयर था 70s में, कॉलिन मिलबर्न, वो आज़म खान से भी ज़्यादा फरमान नाम था। अभी भी है वेस्ट इंडीज़ के पास रकीब कॉर्नवॉल, एग्जैक्टली। लेकिन कॉलिन मिलबर्न बैट्समैन, और जब वो आए थे तो उस ज़माने की वर्ल्ड प्रेस ने 1970s में कॉलिन मिलबर्न का बड़ा मजाक उड़ाया था। लेकिन वो इतना हार्ड हिटर था कि जो कभी फील्डर उनकी हिट की लाइन में आ जाते थे ना, वो ज़ख्मी हो जाते थे। सच अ फियर्स हिटर ही वॉज। तो वो लिटरली शुरू के 6 टेस्ट में इतना अच्छा नहीं खेले कि वो बहुत अच्छे फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड से आए थे, लेकिन उसके बाद उनकी सक्सेस बड़ी ज़बरदस्त थी। जब वो एक इनिंग खेल गए 94 की, उसके बाद ही स्टार्टेड। तो आई थिंक आज़म का भी, मैं जहाँ तक समझता हूँ, साइकोलॉजिकल वो प्रेशर आज़म पे से हटेगा अगर एक अच्छी इनिंग खेल गए। और वेस्ट इंडीज़ में आज़म का रिकॉर्ड बहुत अच्छा, कैरिबियन प्रीमियर लीग में। लेकिन अगेन जिस तरह के हमजा कह रहे हैं कि वो बात यह कि अपोजिशन क्या है, ये देखना पड़ता है कि अपोजिशन क्या है। मतलब जाहिर है। अच्छा सर, मैं इसी बात पे आपके आना चाहूँगा, थोड़ा सा डिसएग्री करूँगा ये कि ठीक है आपने बोला कि उन्होंने अराउंड द वर्ल्ड बड़ा अच्छा खेला है, लेकिन जो हम लोग लीग्स में देखते हैं वहाँ पर हमेशा आपको एक ऐसा बॉलर मिल जाता है जिस पे आप एडवांटेज ले लेते हैं। तो आज़म खान का भी मैंने जो फॉलो किया है डिफरेंट लीग्स में, वो एक बॉलर जैसे आमिर की अब इतनी स्पेस नहीं है तो आमिर के खिलाफ वो बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन अगर कोई ज़्यादा तेज़ पेसर आ जाए और उनको बाउंसर कराए तो उनको थोड़ा मूव करने में इशू होता है। तो ये तो एक इशू है। अगर मैं आपको बताता हूँ, अगर छोटी टीम के अगेंस्ट, अभी आप आयरलैंड के अगेंस्ट उन्होंने बड़ा अच्छा खेला, वो पेसर्स की वो पेस भी कम थी तो उन्होंने आके आराम से मैच फिनिश कर दिया। हसनैन को भूल के फिर जब उन्होंने स्विच किया तो क्वेटा ग्लैडिएटर से, लेकिन वही सीजन में वही तो मैं हसनैन को उन्होंने बहुत मारा था, और वही है ना, वो एक बहुत कम हमें देखने को मिलता है। अब यही इंडिया आएगी, आपके प्लान करते हुए आएगी। आपको याद है फ़खर जमान ने चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया के अगेंस्ट बहुत अच्छा खेला, एशिया कप आया 2018 प्लान करके आया अगेंस्ट फ़खर जमान, और वो फंस गए। कोई भी इंटरनेशनल टीम होती है वो प्लान करके आती है, हर प्लेयर के हिसाब से प्लान करके आती है। उनके पास फील्डिंग प्लान होता है, उनके पास बॉलिंग प्लान होता है कि उसको किस तरह की उसकी स्ट्रेंथ और उसकी वीकनेसेस क्या है। आजकल की क्रिकेट बहुत फास्ट है, और अभी तो वो मार्क वुड को देख के आ रहे कि मार्क वुड ने उनको कैसी बॉलिंग कराई आज़म को, और तो फिर ये सब बुमराह मोहम्मद सिराज तो देख के आएंगे। जो असेस किया गया जो अभी वर्ल्ड कप में जो जहाँ पे हमने खेलना है, इसी तरह की पिचेस हैं, ड्रॉप इन पिचेस, इसी तरह से बिहेव कर लिए तो वो फिट इन नहीं होते इस सिचुएशन में फिट इन नहीं होता है। अभी इनको थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए। पाकिस्तान जो जैसे बाबर ने कहा कि हमें एक विक्ट्री की ज़रूरत है, कौन सा वेट करने को बोल रहे हैं आप? सॉरी ऐसी मजाक में बोल रहे हैं। अच्छा, इसमें ये भी मैं समझता हूँ कि एक राशिद लतीफ़ साहब ने एक पॉइंट दिया था, आई टोटली एग्री विद हिम, कि गैरी कर्स्टन को ज़रा पहले लाना चाहिए था एन वक्त पे ऑन द ईव ऑफ दिस वर्ल्ड कप, जिस तरह उनको लाया गया है। तो नेचुरली वो ठीक है, अपने तौर पे वो प्लेयर्स को देख रहे होंगे, बहुत प्रोफेशनल कोच हैं और यकीनन कर रहे होंगे, लेकिन ऐसे प्लेयर्स के साथ आज़म के, साइम अयूब के, या इवन शाहीन शाह अफरीदी को भी बाज़ बॉलिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, नसीम शाह को, इनके साथ काम करने के लिए टाइम चाहिए। जब व्हेन यू आर एंटरिंग अ वर्ल्ड कप, इनको डेफिनेटली ये करना चाहिए था कि कर्स्टन कम से कम हमारी टीम को 15-20 दिन पहले ज्वाइन करता कि थोड़ा सा
उस तरह के ग्रुप में आ जाए। अब इतने शॉर्ट उसमें कि एक मैच का वो है, तो ये ज़रा मैं ख्याल वो तो फिर आईपीएल में वो ऑलरेडी उनका कॉन्ट्रैक्ट था, तो वो छोड़ के तो नहीं आ सकते ना। वो बात कह रहा हूँ, ये तो पीसीबी का एक है कि उन्होंने वही प्लेयर वही कोच सेलेक्ट किया जो आईपीएल में ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टेड है, तो ये एक प्रॉब्लम हो गई। तो सर आपको लगता है आजम खान को पहले मैच में खिलाएं या फिर बैठाना चाहिए? मैं समझता हूँ कि यूएसए के खिलाफ ट्राई करना चाहिए और फिर अगर वो परफॉर्म कर गए और फिर इंडिया के अगेंस्ट में वो चल पाएंगे। लेकिन हो सकता है वो ग्रुप में आ जाए इंडिया के खिलाफ। ये भी एक ये है कि कॉन्फिडेंस आ जाए और फिर इंडिया के अगेंस्ट कुछ कर सके। चलें, अब ये तो बात हो गई और अबरार और शादाब की भी हमने बात कर ली। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि अगर हम नीचे की तरफ आएँ, हमारे पास उस्मान खान है, फिर फ़खर ज़मान है। अगर आज़म खान को भी हम खिलाते हैं तो इफ्तिकार अहमद को आप कौन सी पोजीशन पे रखेंगे? नीचे रखेंगे या शादाब को थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे? क्योंकि शादाब को अभी देखा था हमने लास्ट मैच में नंबर 5 पे आए थे, लेकिन वो बैटिंग अच्छी नहीं कर पा रही जितना पीएसएल में करते हैं। तो आप क्या बोलेंगे कि शादाब ऊपर आए इफ्तिकार से या फिर नीचे ही रहे? हाँ नहीं, ऑनेस्टली मतलब मैं आप पर्सनल ओपिनियन आप पूछेंगे तो मैं तो शादाब को खिलाने के हक में नहीं हूँ। अच्छा, आप कल के मैच में बिल्कुल नहीं खिलाऊंगा मैं। अच्छा, ये एक बात है, देखें ना, ये बहुत ज़बरदस्त क्रिटिसिज्म हो रहा है पूरे पाकिस्तान में कि एक मिस्ट्री स्पिनर अबरार बैठा है, वो हमारे लिए मिस्ट्री बना हुआ है, कब खिलाएंगे उसको? मतलब दिस इज़ द टाइम। अगर एक आदमी को आप एक्सपोजर नहीं देंगे, और उसका अभी उन्होंने बताया था कि रिसेंटली डोमेस्टिक में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस की 11 के एवरेज से उन्होंने विकेट लिए, तो आई मीन उसको कब इंडक्ट करेंगे आप? ठीक है, जो स्पिनिंग जो पार्ट टाइम स्पिनर हैं, अगर कहीं साइम अयूब खेल जाता है कोई, ये लोग भी स्पिन करते हैं, तो ये डेफिनेटली इफ्तिखार वगैरह इन लोगों को करना चाहिए। लेकिन मैं नहीं समझता कि कल शादाब की डेफिनेटली कोई जगह नहीं बनती। मैं नहीं समझता रिसेंट फॉर्म में एक आध, ठीक है, आप उनको कह सकते हैं कि अगर अच्छे फील्डर हैं, कभी उनका अचानक फॉर्म आ जाए, लेकिन आई थिंक यूएसए की खिलाफ वी कैन अफोर्ड टू। सर अभी लगता है उनके ऊपर किस्मत मेहरबान हुई है। इमाद वसीम इंजर्ड हो गए तो वो ऑटोमेटिकली चॉइस बन गए। कैप्टन एक तरह कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अब आई थिंक वो खेल लेंगे, ऑटोमेटिकली चॉइस बन सकते हैं। इसी तरह अबरार को भी चांस मिल सकता है। अच्छा, आज बाबर आजम ने कहा है कि जो डैलस की पिच है और कंडीशंस है वो फास्ट बॉलर्स को है ना काफ़ी मदद कर रही है, तो हो सकता है कि पाकिस्तान 4 पेस अटैक से जाए और फिर सिर्फ अब शादाब खेले हैं स्पिनर, तो ऐसा पॉसिबिलिटी है? क्योंकि मुझे नहीं लगता बाबर का इतना कॉन्फिडेंस है अबरार अहमद पे जैसी उनकी बातें हैं। 2023 में भी पूरा वर्ल्ड कप उतर गया, उसामा मीर के साथ ही वो जाते रहे। अब ये वापस 2023 में तो वो वर्ल्ड कप के स्क्वाड के अंदर वो रिजर्व में थे। नहीं तो मतलब एक साथ तो थे ना वो, और वो चेंज नहीं कर रहे थे, नहीं आ सकते थे जब तक अभी आयरलैंड के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ कोई भी मौका नहीं दिया। तो इतना कॉन्फिडेंस लग रहा है आपको कि बाबर का है अबरार पे? नहीं, ऑनेस्टली नहीं लग रहा है इस वक्त तक, और ये अनफॉर्चुनेट है क्योंकि बिल्कुल होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये इन्हीं चीज़ों का एक्चुअली थोड़ा सा फुकदान बाज़ दफ़ा बाबर की डिसीजन मेकिंग में नज़र आता है कि वो आइडियल प्लेइंग 11 जिस वक्त जिस दिन खिलानी चाहिए वो नहीं खिलाते। कोई ना कोई ऐसी शॉर्ट कमिंग रह जाती है कि लोग पॉइंट आउट करते हैं कि यार सिलेक्शन में प्रॉब्लम रहेगी। तो आई थिंक ये तो बिल्कुल डेफिनेटली उनको। अच्छा, चले हमने स्पिनर्स की बात कर ली, बैट्समैन की बात कर ली, अब बात करते हैं फास्ट बॉलर्स की। अब हो सकता है 4 फास्ट बॉलर खिलाएं या 3 फास्ट बॉलर खिलाएं। हमारे पास ऑप्शन बहुत सारे हैं। हमारे पास मोहम्मद आमिर हैं, शाहीन आफरीदी हैं, हारिस रऊफ़ हैं, नसीम शाह थोड़ा एक्सपेंसिव आजकल रह रहे हैं, लेकिन वो भी काफ़ी इंजरी से वापस आए तो खैर है, उनको लेवरेज देना चाहिए। हारिस रऊफ़ ने बहुत अच्छा कमबैक किया। वो तो फॉरेन इंजरी आते लगता ही नहीं कि वो इंजर्ड थे, क्योंकि जैसी नॉर्मली बल्कि वो फॉर्म में आए वापस एग्जैक्टली के बाद। हमारे साथ एक और इंजर्ड थे प्लेयर एहसानुल्लाह, वो तो गायब ही हो गए। तो ये एक अच्छी बात है कि हारिस रऊफ़ के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, पीसीबी ने ऐसा कुछ नहीं किया। तो अब हम लोग पेसर्स की बात करते हैं, और अब्बास आफरीदी बहुत अच्छा खेल रहे हैं। वो हमेशा कुछ ना कुछ विकेटें लेते हैं, और तो कभी वो एक्सपेंसिव हो जाते हैं लेकिन विकेटें लेते हैं। तो इन फास्ट बॉलर्स में से अगर आपको बोलूँ कि 3 आपको पिक करने हैं तो आपके कौन से 3 फास्ट बॉलर्स होंगे? जी मैं तो समझता हूँ कि शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ़ और अब्बास आफरीदी। अच्छा, समझता हूँ नसीम शाह को नहीं खिलाएंगे और मोहम्मद आमिर को भी नहीं? थोड़ा सा वो नहीं, मोहम्मद आमिर तो आपको पता है कि पिछले आप देख लें कि आई थिंक हार्डली कोई 1 या 2 विकेट ले सकें और इतने एक्सपेंसिव साबित हो रहे हैं। उस दिन तो आखिरी ओवर में उनको कितने 24 रन पड़े जिसकी वजह से पाकिस्तान, तो दैट्स अनफॉर्चुनेट। लेकिन आमिर डेफिनेटली उस रिदम में नज़र नहीं आ रहे हैं जो और भी क्रिटिक्स ने कहा है कि आमिर की वो बॉलिंग क्वालिटी ही नज़र नहीं आ रही कि जिसमें वो थ्रेटन करते थे या वेरिएशन ऑफ पेस से, वेरिएशन ऑफ स्विंग से, सीम से वो बैट्समैन को बीट करते थे। ओकेजनली ज़रूर कर रहे हैं लेकिन नहीं, उनको बैट्समैन खातिर में नहीं ला रहे हैं। 4 ओवर्स में ऑन एन एवरेज उन्होंने 35 से ज़्यादा ही रन दिए हैं। तो आई डोंट थिंक, मैं समझता हूँ। आपको क्या लगता है आपके कौन से 3 फास्ट बॉलर्स होंगे, या फिर आप अग्री करते हैं शाह साहब से? मैं नसीम शाह को इंक्लूड करूँगा उसके साथ, शाहीन के साथ, शाहीन और हारिस रऊफ़ के साथ। हाँ,
नसीम शाह काफ़ी ऑफ कलर लग रहे हैं, उसकी क्या वजह हो सकती है आपको लग रहा है? थोड़ी सी वो अभी इंजरी से वापस आ रहे हैं, वो तो थोड़ी सी काफ़ी टाइम हो गया, पूरा पीएसएल खेल लिया उन्होंने। फॉर्म का भी इशू है थोड़ा बहुत, इंटरनेशनल क्रिकेट और डोमेस्टिक क्रिकेट में पीएसएल में फ़र्क। लेकिन क्या वजह हो सकती है, मतलब यही है वजह के बाद पीएसएल में थोड़े से गेम खेलेंगे, वो फॉर्म में आ जाएंगे, वो ऐसे बॉलर हैं आप उनको थोड़ा सा चांस उन पर आप ले सकते हैं, उनको आप थोड़ा सा मार्जिन ऑफ एरर दे सकते हैं, वो ऐसे बॉलर हैं। आपको कभी भी जिस दिन भी वो अपने फॉर्म में होंगे, अपने रिदम में होंगे, वो वन साइडली आपके हक में गेम चेंज कर देंगे। तो आपको क्या लगता है मोहम्मद आमिर को नहीं खिलाया जाएगा? क्योंकि अगर 4 फास्ट बॉलर के साथ जाएंगे तो वो आमिर को लाजमी खिलाएंगे, अगर 4 के साथ जाएंगे तो आमिर लाजमी खेलेंगे इन 3 के साथ। और फिर चौथा कौन होगा, अब्बास आफरीदी या फिर नसीम शाह? नहीं, ये 3 तो ये होगा ना, हारिस रऊफ, शाहीन और नसीम, और चौथा आमिर। अच्छा, चलिए हम फाइनली हम लोग इसको रैप अप करते हैं। और अगर मैं आपसे ओपनिंग पेयर पूछूं, आपके कौन होंगे सर? नहीं, मैं समझता हूँ कि इसमें एक ट्राइड एंड ट्रस्टेड रिजवान और बाबर के साथ ही जाना। और आपके? आई वुड गो विद बाबर एंड रिजवान एनी डे। तो फिर नंबर 3 पे आपके ख्याल से कौन आना चाहिए, उस्मान खान या फ़खर? उस्मान खान, मैं समझता उस्मान खान के अब थोड़ा सा फ़खर अपनी 4th पोजीशन में सेटल होता नजर आ रहा है। हाँ, वो काफ़ी अच्छा खेले, स्पिनर्स को भी तो देखें तो वो काफ़ी अच्छा खेलते हैं। उनको रूल दिए गए वो उसके मुताबिक खेल रहे हैं, अगर ऊपर जैसे जल्दी विकेट भी गिर जाती है तो वो आके वो स्टेबल कर लेते हैं, इनिंग्स को वो अपने पेस के हिसाब से चेंज कर लेते हैं, वो जिस तरह की फॉर्म में होते हैं उसी तरह से खेल लेते हैं। चलिए, सर ने तो कहा 5वें पे फिर आज़म खान को होना चाहिए, आप बोलें आज़म खान को नहीं खिलाना चाहिए, तो आपके 5वें पे कौन होगा? 5वें पे मैं शादाब को खिलाऊंगा क्योंकि कल वो खेल रहा है। अच्छा, कल वो खेल रहा है। अच्छा, और 6 पे तो आई थिंक हम सबका वही इफ्तिकार अहमदी आएंगे। तो फिर 7th पे कौन आता है फिर, आप बताएं? 4 फास्ट बॉलर जाते हैं तो फिर आप ऑर्डर लगा लें, शाहीन आएंगे, फिर आमिर आएंगे, देन नसीम आएंगे, एंड देन हारिस आएंगे। 4 फास्ट बॉलर, तो 6 पे आपकी बैटिंग खत्म हो जाएगी पूरी। कहीं तो आपको चांस लेना पड़ेगा। तो फिर आप अब्बास आफरीदी को भी खिला सकते हैं ना, वो एक ऑलराउंडर हैं, अच्छी बैटिंग करते हैं। नीचे तो 7वें पे वो भी तो आ सकते हैं वैसे, क्योंकि मुझे लग रहा है आप अब्रार को खिलाना चाह रहे हैं 11वें नंबर पे। आई वुड गो विद अब्रार। मैं भी समझता हूँ 3 फास्ट उसको चांस देना चाहिए। एक चीज़ और भी जो फुकदान शुरू से ही बाबर की कैप्टनसी में नज़र आता है, जिस तरह से इमरान खान इतने बेहतरीन कैप्टन थे, लेकिन हमेशा उनके 1-2 प्लेयर्स ऐसे होते थे, जावेद मियांदाद या और भी 1-2 लोग, जिससे वो हमेशा कंसल्ट करते रहते थे ऑन द फील्ड। बहुत ही कम ऐसा नज़र आता है कि बाबर ऑन फील्ड कंसल्ट करता है अपने प्लेयर्स से, या इवन वो ऐसा लगता है कि वो उसकी ज़रूरत नहीं महसूस करते। कभी वैसे टीम हडल में आ जाए तो चलें बात कर लें, लेकिन कोई किसी फैसले को उसी वक्त रिजवान से वो थोड़ा बहुत वो कर रहे होते हैं, फिर भी लेकिन फिर उसके अलावा और किसी से करते हुए नजर नहीं आया। ये जरूरी है कि मतलब अनऑफिशियल वाइस कैप्टन है हमारे, क्योंकि वाइस कैप्टन कोई अनाउंस नहीं हुआ है, वो अनऑफिशियल वो वाइस कैप्टन। सही बात। कभी वो बाहर चले गए बाबर आजम, तो कौन वो वाइस कैप्टनसी कर रहा है? शाहीन कर रहे होंगे, शादाब कर रहे होंगे, या रिजवान? पता चलेगा। वो तो आई ना पीसीबी ने रूल आउट कर दिया, कोई वाइस कैप्टन बनाएंगे के ऊपर वो है। तो फिर कौन करेगा वाइस कैप्टनसी? तीनों में से बोलेंगे नहीं मैं कर लेता हूँ, शादाब तो बोलेंगे भाई मैंने पीएसएल जितवाया है तो वो कर लेते हैं। तो है, लेकिन ये बार पीएसएल जितवाने के तो मतलब 3 कैप्टन मौजूद है इस वक्त, तीनों ने जितवाया वो अपनी जगह। चलिए सर, रैप अप करते हैं प्रेडिक्शंस। अगर पाकिस्तान का कल कौन सा ऐसा प्लेयर होगा जो पाकिस्तान को मैच जिताएगा आपके ख्याल से? हु इज़ द प्लेयर टू वॉच आउट फॉर टुमारो? मैं तो कुछ उस्मान खान का ही नाम लूँगा। उस्मान कैन रियली हिट लॉट ऑफ सिक्सेस, और कॉन्फिडेंस भी है उनका काफ़ी अच्छा। बिल्कुल है जी हाँ। आपका कौन होगा हमसा? गो टू प्लेयर, I would go with Usman as well. उस्मान एज वेल। बाबर आजम को आप लोग नहीं देख रहे ज़्यादा स्कोर करते? बाबर आजम वो अपने कंसिस्टेंटली वो जैसा कर रहे हैं वो वैसे ही करते रहेंगे। आपके टॉप रन स्कोर अभी जितने भी रिसेंटली वर्ल्ड कप्स हुए हैं उसमें बाबर और रिजवान ही है। वैसे अगर टॉप पे रिजवान है 470 कुछ के साथ, बाबर 460 कुछ के साथ है। दोनों ने 13 मैचेस खेले हैं वर्ल्ड कप के। वैसे अभी हमारे साथ इंडियन फैंस होते हैं ना, वो बोलते हैं कल बाबर स्कोर करेगा क्योंकि छोटी टीम है, तो उनका ये होता है ना कि बाबर हमेशा छोटी टीम के अगेंस्ट स्कोर करता है। चलिए, बाबर का वैसे सेना के खिलाफ ज़्यादा अच्छा रिकॉर्ड है। एग्जैक्टली, वो एक मिसकंसेप्शन है ऑब्वियसली जो इंडियन फैंस थोड़ा पाकिस्तानी फैंस को राइल अप करने के लिए करते हैं, लेकिन होपफुली बाबर भी परफॉर्म करे, उस्मान भी परफॉर्म करे, और देखते हैं कल गेम चेंजर की आपने बात की तो मैंने कहा उस्मान। चलें देखते हैं कल क्या होता है। तो ये था हमारा आज का पॉडकास्ट। हम आपको नेक्स्ट टाइम मिलेंगे जब पाकिस्तान खेल चुका होगा अगेंस्ट यूएसए। सो टिल देन, अल्लाह हाफिज़।